हमारी नई वीडियो में एक पार्ट आगे बढ़ते हुए प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम पहले डाल चुके हैं, और ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम पावर्स की बात करेंगे। वो हमने फॉर्मेशन वगैरह सबके बारे में बात की थी उसमें। तो मैंने लिखा शॉर्ट में है, जब आप इसे लर्न करेंगे तो शॉर्ट में आराम से लर्न कर सकते हैं। फिर इनको एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सटेंड करके कि भाई बढ़ा कर, देखो आपको वहाँ पर आंसर बढ़ा करके लिखना है। ये एक शॉर्ट तरीका है लर्निंग के लिए, सीख सकें आप। शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से कौन कौन सी पावर्स होती हैं उसके पास। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के पास में 2 प्रकार की पावर्स होती हैं, जिन्हें हम जनरल पावर या नॉर्मल पावर कहते हैं, और एक इमरजेंसी पावर्स होती हैं। इमरजेंसी लगा सकते हैं वो। आप सभी को पता है कि हमारी सरकार के सबसे बड़े पद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा पद है ये, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियाँ। भाई आर्टिकल नंबर 53 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो खुद भी, यानी खुद चाहे तो खुद, या फिर अपने जो सब्सिडियरी जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, यानी प्रशासन कर सके। तो इसमें कुछ एक पार्ट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट, जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि भाई उसमें सभी आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, कंट्रोलर आ गया, और अटॉर्नी जनरल आ गया, है ना, और गवर्नर्स वगैरह आ गए। इन सब की नियुक्तियाँ यही करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और उनको हटा भी सकते हैं। पावर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का पावर, भाई राज्य का मतलब वो दोनों पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है वो इन्हीं के नाम पर होता है। सारे काम यानी कार्यक्रम इन्हीं के नाम पर चल रहे हैं, यानी कुछ भी अगर गवर्नमेंट कुछ भी काम करेगी तो नाम इन्हीं का होगा, यानी नाम वहाँ पर इन्हीं का होगा, इनकी मोहर लगेगी, यानी प्रेसिडेंट की पावर है ये। वैसे ये यूज़ नहीं कर पाते, अधिकतर यूज़ इनकी जो पावर्स होती हैं वो कैबिनेट ही करती है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। और पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर यानी विदेशी जितने भी समझौते, विदेशी एम्बेसडर्स, किस किस देश में हमारे एम्बेसडर्स जाएंगे, इन सब की जो इनको नियुक्त करने की, इनको हटाने की सारी शक्तियाँ इनके पास में। अगर मान लो कोई दूसरे देश से आता है एम्बेसडर बनने, तो उसको अपॉइंट भी यही करते हैं। वैसे तो वहाँ से पत्र लेके आता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ आप यहाँ पर आपकी एम्बेसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलिट्री पावर मैं आपको बता दूँ कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष होता है। ये सारी पावर्स इनके अधीन होती हैं, लेकिन अब ये उसका यूटिलाइजेशन पार्लियामेंट के थ्रू ही कर पाएंगे। पार्लियामेंट का कंसेंट ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई ये सेनाध्यक्ष है तो किसी के ऊपर भी युद्ध की कर दी घोषणा, ऐसा नहीं होता। पूरी एक प्रोसेस होती है, अब इनको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये तो था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो आर्टिकल नंबर 53 के अकॉर्डिंग मिलती है, और इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो खुद भी और उनके सब्सिडियरी ऑफिसर्स। अब आती है लेजिस्लेटिव। भाई लेजिस्लेटिव जो पावर, संसदीय पावर, यानी जो विधानीय वैदिक शक्तियाँ है ना, कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, समझते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी राज्यसभा लोकसभा जो भी इनके अंदर जो भी काम होता है वो इनके अकॉर्डिंग ही होता है। जॉइंट सेशन को यही बुलाता है। पावर ऑफ नॉमिनेशन, देखो दोनों ही सदनों में इनके पास पावर होती है कि ये कुछ सदस्यों को नॉमिनेट कर सके। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेट करते हैं ये सदस्य, वे किसी विशेष फील्ड में परिपूर्ण होते हैं, परफेक्ट होते हैं। जैसे भाई स्पोर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिकल हो गया, सोशल सर्विस हो गया। यूज़ ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर क्या होता है? देखो अगर मान लो कोई बिल आया इनके पास में, अब बिल लॉ कब बनता है? जब उस पर एक तो दोनों सदनों से पास हो, उसके बाद में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दे कि हाँ ये बिल अब लॉ हो गया, तो लॉ बन जाता है। लेकिन इनके पास विशेष शक्ति है, ये किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार। लेकिन अगर वही बिल दोबारा आ गया तो इन्हें फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये एक इनके ऊपर फोर्स लगी हुई है, कहने का मतलब। और पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? अध्यादेश, एक प्रकार के कानून की तरह होते हैं, और इनको इशू करने का अधिकार गवर्नर और राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। ये एक कानून की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, ठीक है। और फाइनेंशियल पावर, वैसे जहाँ तक देखा जाए तो ये इनके नाम पर ही ग्रांट्स, मतलब ये इनके परमिशन के बिना ग्रांट्स नहीं मिल सकते।
किसी से कोई डोनेशन नहीं ले सकते। ऊपर से सारी जो वित्तीय पावर है इनके पास होती है कब तक, जब तक बजट पास नहीं हो जाता। जुडिशियल पावर के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि वैसे तो हमारे यहाँ पर जुडिशरी को फ्रीडम दे रखी है पूरी तरीके से, बट कुछ सेंसेस में हमारे प्रेसिडेंट को पूरी उनके ऊपर उनको मतलब उनको अप्रूव कर रखा है, उनको अलाउ कर रखा है कि वो किसी भी अपराधी की सज़ा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं और टर्म को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल पावर थी जो हमारे राष्ट्रपति यूटिलाइज करते हैं। अब इनको आप जब कभी भी लिखेंगे, यानी एग्जाम में अगर आ जाती है तो जनरल पावर्स, तो आपको लिखना है लेंथ बड़े करके। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जब आप लिखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में लिखेंगे आर्टिकल नंबर 53 के अकॉर्डिंग मेनी पावर्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट, ऐसे लिखना है। और उसके अंदर भी पार्ट्स लिखने हैं, अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इंपॉर्टेंट पोस्ट, तो उन्होंने 2-3 पोस्ट के नाम लिख दो और इसी से बनाओ। एक लाइन से एक लाइन बन सकती है, जो लाइन आपका पॉइंट है उस लाइन को थोड़ा लेंथी करके लिख दो, एक लाइन कंप्लीट हो गई। तो अगर अपन एक नॉर्मल सा भी बात करें 10 10 10 10 150 में तो लिखना ही है। हाँ, अगर 10-10 वर्ड की भी लाइन बनाएंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 वर्ड हो गई, आराम से कंप्लीट होएगा आपका क्वेश्चन। लेकिन मैं को फिर बताऊँगा आपको 150 का कहते हैं, 150 में आंसर उसे नहीं चाहिए, उसे मोर देन 200 250 से ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ उतने में लिख के आना है आपको, कंजूसी नहीं करनी। एसएसटी में एक ही चीज़ है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट जो हम इसी का पार्ट इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर क्या होता है भाई? आपातकालीन शक्तियाँ। भाई पहले के ज़माने में थोड़ी अलग तरीके से, यानी पहले जब तक ये 44th अमेंडमेंट नहीं हुआ था हमारे संविधान में, उससे पहले अलग प्रकार से थी। लेकिन हमारे सिलेबस में 44th के बाद में किस तरीके से इमरजेंसी लग सकती है, आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग वो ये रही। तो जो प्रोविज़न था इमरजेंसी पावर का वो एज फॉलोज इस तरीके से है। पहली बात, ओनली फॉर वॉर, यानी इमरजेंसी आप कब लगा सकते हो? युद्ध के समय कोई अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तब, आर्म्ड रेबेलियन यानी देश के अंदर ही शस्त्रों से तलवारें लेके निकल जाए, बंदूकें लेके निकल जाए, लोग बाग विद्रोह कर दें, तब की कंडीशन में। इसको अपन किस नाम पर नहीं लगा सकते? नॉट फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, केवल उथल पुथल के नाम पर हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते 352 वाली। ठीक है, सेकंड इसका ही पॉइंट है। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम कैबिनेट। देखो इमरजेंसी पहले एक समय था जब राष्ट्रपति डायरेक्टली घोषणा कर देता था कि हाँ इमरजेंसी लग गई प्रधानमंत्री से बात करके, लेकिन अब आपको कैबिनेट से बात करनी पड़ेगी, यानी प्रधानमंत्री की सदस्यता में जो मंत्रिमंडल होता है उससे बात करके उसकी सहमति लेने, उससे परमिशन लेने के बाद ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इमरजेंसी को। थर्ड पॉइंट है इट नीड्स स्पेशल मेजोरिटी। और देखो एक समय होता है 1 महीने के अंदर, जैसे आज मान लो आज अगर अपन ने इमरजेंसी लागू कर दी तो लग रही है, ठीक है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, वो भी स्पेशल मेजोरिटी है। पार्लियामेंट में कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के साथ में भाई 2/3 बहुमत दोनों ही सदनों से पास आउट, ये अपने को 1 मंथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इसको लागू करना है 6 मंथ के लिए तो की कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन है इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% + 1, ये सिंपल मेजोरिटी से आप इसको पास आउट हटा सकते हैं। इमरजेंसी हटने के लिए मात्र क्या चाहिए अपने को? सिंपल मेजोरिटी, वो भी केवल लोकसभा में, वहाँ से हटा सकते हो। पास करने के लिए यानी लागू करने के लिए आपको दोनों सदनों से परमिशन चाहिए, लेकिन हटाने के लिए आपको केवल ओनली लोकसभा से, और दोनों सदनों से भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ हटाने इसके लगाने के लिए, और हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी मात्र 50% + 1, ये वोट सिस्टम। इमरजेंसी किसी स्टेट के अंदर भी लगा सकते हैं अपन, यानी मान लो किसी प्रेसिडेंट को ये पता लगता है या तो खुद को पता लग जाए कि वहाँ पर उस राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर ढंग से काम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं हो रहा, तो वो खुद भी ज्ञान लेते हुए यानी वहाँ से गवर्नर से पूछ के कि भाई सही में तुम्हारे यहाँ पर ढंग से काम नहीं हो रहा, तो अपन आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, फिर वहाँ पे क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन, जैसा हमने जम्मू कश्मीर में किया। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी जैसे जहाँ पर कार्यकाल विधानसभा का 5 ईयर का है, वहाँ पर 3 वर्ष से बाद में नहीं लग सकती, 3 वर्ष के पहले ही लगेगी। अब जम्मू कश्मीर में हमने लगाई थी 3.5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का, यानी पहले जब वो एक स्पेशल स्टेट था। अब तो वो रहा नहीं, अब तो अपन ने उसको मतलब डिसॉल्व कर दिया, 2 टुकड़ों में बट गया, यूटीज़ बन गया, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। कैसे लगेगी भाई? अगर लगता है राष्ट्रपति को कि किसी चीज़ की वजह से हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को डैमेज होगा, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं 360 के अकॉर्डिंग। और ये बिल्कुल इसकी जो कंडीशन है सेम नॉर्मल जो इमरजेंसी लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग है, 352 वाली के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ 2 बार 3 बार रिपीट करें, क्योंकि अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इसी में से आता है, चैप्टर में से। मैंने प्रेसिडेंट बता दिया, पीएम भी बताएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, 7 वाले का। तो प्लीज़ पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें भाई। कोरोना से थोड़ा बहुत आप एक चीज़ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर रहकर भाई। हमें चेन तोड़नी है, चेन टूटेगी यानी इसका इन्फेक्शन टूटेगा ना, इसकी जो चेन चल रही है उसी से हम बच सकते हैं। देखो आपको भी पता है इसकी कोई दवाई नहीं है अभी तक लोग बाग शोध कर रहे हैं, देश बड़े बड़े देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में। तो प्लीज़ घर रहें, स्वस्थ रहें और फैमिली के साथ रहें, एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।